जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट। हम लोग आज 22 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है 21 तक कंप्लीट कर लिया है। और इसका जो प्रैक्टिस सेट होता है तो प्रतिदिन आपको लाइव में शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िएगा। आपको 20 से 25 मिनट में जो है 100 प्रश्न कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो आप लोग एक सेट जो है प्रतिदिन लगा लीजिएगा। और ये फुल लेंथ टेस्ट होता है जिसमें आपको एग्जाम में जिस तरह आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपको प्रतिदिन 100 प्रश्न दिया जा रहा है, जो कि एक सेट में 100 प्रश्न हो रहे हैं। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। और चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका पहला प्रश्न जो रहा ये रहा। और एक बहुत से जो है बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर इसका जो वैकेंसी है कब तक आएगा। तो आप लोग जान लीजिए, अभी जो आपका 8415 पर जो अभी वैकेंसी आई हुई था तो उसका फिजिकल जो है कंप्लीट हो चुका है। और फिजिकल कंप्लीट होने के बाद आपको 15 से 20 या फिर 1 महीने के अंदर जो है इसका मेरिट बन जाएगा। तो मेरिट बनने के पश्चात आपको जो है उसका जो वैकेंसी आ जाएगा। तो आप लोग उसका मेरिट बनने तक वेट करिए, उसके बाद आपको इसका वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और आपका पहला जो यहाँ से प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम क्या था। तो प्रमुख बंगाली विद्वान जो थे वह शिलभद्र थे। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी आंसर जो है राइट आंसर डी कर लीजिएगा। और चलिए यहाँ से दूसरा जो प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ठीक, आपको बताना है कि दिल्ली चलो का नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था। चलो हम इसको थोड़ा सा नाइट मोड में कर लेते हैं अभी। चलिए आपको ये अच्छा दिखेगा। चलिए, दिल्ली चलो का नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आप लोग डी के लिए देखिए, जो दिल्ली चलो का नारा है और इसके साथ साथ एक जय हिंद का भी नारा है जो कि ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का जो प्रथम विभाजन कब किया गया। देखिए यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान जो बंगाल का जो प्रथम विभाजन है यह किया गया था 1905 में। आपको याद रखना है ये 1905 में किया गया था। और 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर को जो है बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बृहस्पति पृथ्वी से कितना बड़ा है। तो बृहस्पति जो है पृथ्वी से यहाँ पर 11 गुना बड़ा है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए, जिनको अपना आंसर याद हो तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। प्रथम राष्ट्रपति की बात हो रही थी तो वहाँ पर जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का छठे नंबर है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित था कहाँ पे। तो फोर्ट विलियम, देखिए आपको ऑप्शन बी है जो फोर्ट विलियम में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7 नंबर है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली। देखिए यहाँ पर प्रस्तावना के अनुसार जो है सही नामावली क्या है। तो इसका सही नामावली हो जाएगा, देखिए पहले हो जाएगा प्रभुसत्ता संपन्न, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद जो है लोकतांत्रिक गणराज्य, जो कि ऑप्शन आपका सी में है जो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए आप लोग ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे कि पहला आपको दिया गया है कि ये समता का अधिकार, दूसरा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार और धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें क्या है कि संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसको आपको ये 44वें संविधान संशोधन जो कि 1979 में हुआ था। ठीक, आपको याद रखना है 44वें संविधान संशोधन जो कि 1979 में हुआ था, इसके तहत इसको हटा दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत यहाँ पर प्रथम महिला फिल्म नायिका जो कि राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी या फिर चुनी गई थी वो कौन थी। तो वह थी नरगिस दत्त, जो कि यहाँ पर पहली बार राज्यसभा के लिए, जो कि यह फिल्मी नायक से थी, फिल्मी दुनिया से संबंध रखती थी और उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है कि एंग्लो इंडियन की सर्वाधिक संख्या बताइए जो लोकसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं। देखिए आपको एंग्लो इंडियन के जो सर्वाधिक सदस्यों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर ये जो दो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हम लोग के लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 552 होती है, जिसमें 2 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 1 रुपये के करेंसी नोट पर हस्ताक्षर होते हैं किसके। तो 1 रुपया पर जो है आपके भारत के वित्त मंत्री, यहाँ पर वित्त सचिव के जो होते हैं। ठीक, भारत के वित्त मंत्री भी दिया गया लेकिन नहीं, यहाँ से आपके भारत के वित्त सचिव के होते हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 12 नंबर है कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है। देखिए यहाँ पर मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं, बस वही आपको बताना है। तो यह होता है आपको सामान्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि। ठीक, सामान्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि, उसको मुद्रास्फीति समझते हैं। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है कितना। तो ये पृथ्वी पर पहुंचने में आपका 1.3 सेकंड का जो है समय लगता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो सूर्य के जो दीप्तिमान सतह होते हैं उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा, उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। और अगला प्रश्न हम लोग का 15 नंबर है कि ज्वार भाटा किस समय सबसे अधिक हुआ करता था। यहाँ पर ज्वार भाटा किस समय सबसे अधिक हुआ करता है। तो ये सबसे अधिक हुआ करता है आपका, देख लीजिए, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। ठीक, आपको याद रखना है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होते होते ज्वार भाटा अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 16 नंबर, ये देखिए मैथ का प्रश्न है। तो मैथ का प्रश्न आप लोग सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर 81 होगा। इसमें क्या है कि 1, 9, 25 और 49 है, उसके बाद 81 होगा। ये सभी जो है 1, 2, यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 11 करके यहाँ पर ये जो है स्क्वायर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 17 नंबर है कि विश्व का सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज डॉट 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 में है। देखिए यहाँ पर कैंटिलीवर ब्रिज जो है सबसे बड़ा, ये कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ये कनाडा में है। ठीक, इसके हम लोग थोड़ा सा कनाडा में है, इसका नाम है क्यूसेक ब्रिज। ठीक, आपको याद रखना है, इसका क्या नाम है, क्यूसेक ब्रिज जो है। इसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो 987 मीटर है। ठीक, आपको याद रखना है 987 मीटर इसकी लंबाई है। और हम लोग का भारत में भी है एक हावड़ा ब्रिज। तो ये हावड़ा ब्रिज का जो नंबर आता है वह चौथा नंबर आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर है कि भैया दूज पश्चिम बंगाल में डॉट 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 के नाम से जनप्रिय है। तो यह जो भाई फोटो के नाम से जो है पश्चिम बंगाल में भैया दूज जो है हम लोग के प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नौका डूबी पुस्तक किसने लिखी। तो ये नौका डूबी जो पुस्तक है लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है डी राइट आंसर कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि मायूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नोजड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी। तो देखिए यहाँ पर मायूर सिंहासन से बात करें तो यह मुगलों का जो है उस पर अधिपत्य था, हुकूमत था। और ये जो रत्नोजड़ित सिंहासन जो कि मयूर सिंहासन है, तो यह जो है आपको किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो यह शाहजहाँ के द्वारा निर्माण करवाया गया था और इसको जो है स्थापत्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक, आपको याद रखना है कि शाहजहाँ का जो शासन काल था उसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया है किसने। तो इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार एडिसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रिक लैंप कहिए या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब कहिए। ठीक, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इस अध्ययन को जरा विज्ञान कहते हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा, इसको जरा विज्ञान कहते हैं। और अगला 23 नंबर जो प्रश्न है कि अपारदर्शी वस्तु का रंग निम्न में से रंग की किस अवस्था के कारण होता है। तो यह होता है परावर्तन के कारण। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 24 नंबर है कि जब बर्फ़ पानी में पिघलता है। तो देखिए यहाँ पर जब बर्फ़ जो होता है पानी में पिघलता है तो पानी का जो क्या होता है कि आयतन घटता है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा कि इसका आयतन जो है वो घटता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है कि लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो लकड़ी के टुकड़े के साथ निम्न में से क्या होगा। देखिए जब पानी के जो लकड़ी का टुकड़ा है साधारण पानी में तैरता है, यदि उस पानी को गर्म कर दिया जाता है तो क्या है कि लकड़ी का टुकड़ा जो होगा पहले की अपेक्षा थोड़ा सा जो है आपका वह पानी में डूब जाएगा। ठीक, क्या होगा, थोड़ा जो यहाँ पर थोड़ा डूब जाएगा। ऑप्शन आपका डी है जो इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक लड़का समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ है और एवं एक गेंद हवा में फेंकता है तो क्या होगा। तो उस समय क्या होगा कि गेंद उसके हाथ में गिरेगी। क्या होगा, गेंद जो होगा उसके हाथ में गिरेगा। ऑप्शन आप लोग जो है सी कर लीजिए। और चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर है, आप लोग आंसर करते रहिएगा। कह रहे हैं कि एक ट्यूबलाइट उसी वाट के बल्ब की रोशनी से क्यों ज़्यादा शीतल महसूस होता है। देखिए यहाँ पर एक ट्यूबलाइट जो होता है उसी वाट के बल्ब की रोशनी, देखिए यहाँ पर एक ट्यूबलाइट जो आपको सफ़ेद वाली बात हो रही है और यहाँ पर बल्ब की रोशनी जो कि लाल वाला जो होता है उसको वहाँ पर उससे अपेक्षा जो है ज़्यादा शीतल जो है यानी कि ज़्यादा ठंडा महसूस क्यों होता है। तो इसका कारण है कि ट्यूब में जो है बिजली की खपत कम होती है। ठीक, क्या होता है कि ट्यूबलाइट जो होता है उसमें बिजली की खपत कम होती है और जो रेड कलर वाला होता है उसमें बिजली की जो खपत होती है ज़्यादा होती है, इसलिए वो जो गर्मी महसूस करता है, जो कि ठंडों के दिनों में अधिक से लोग जो है उसको जलाते हैं। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि एरोप्लेन में फाउंटेन पेन साथ ले जाने पर उसकी स्याही रिसने लगती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा होता है वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल पर, यहाँ पर समुद्र तल पर दाब की अपेक्षा कम होता है, इसलिए जो है फाउंटेन पेन रिसने लगता है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 29 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बृहत स्नान गृह जो कि ग्रेट बाथ की खोज की गई थी, यहाँ पर कहाँ पर, कौन सी जगह पर है? तो यहाँ पर देखिए स्नानगर का जो खोज किया गया था यह किया गया था मोहनजोदड़ो से। ठीक, आप लोग ऑप्शन सी जो है राइट आंसर कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? देखिए गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है यह आपको ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, आपको याद रखना है ऋग्वेद का जो रचना काल यह माना जाता है आपको 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है आपको ऋग्वेद का रचना काल माना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 31 नंबर है कि प्राचीन भारत के एक विशाल चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थी? देखिए यहाँ पर धन्वंतरी जो थी यह किसके दरबार की शोभा थी? तो चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के दरबार की यह शोभा थी। ठीक, आप लोग ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं 32 नंबर के निम्नलिखित में से किसने भारत में पारसियों के प्रसिद्ध नवरोज की शुरुआत की? पारसियों के प्रसिद्ध नवरोज की शुरुआत जो किया गया था यह बलवन के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है किसके द्वारा? तो यह किया गया था बलवन के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 33 नंबर है कि किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या फिर जाति मत पूछो, यह किसकी युक्ति है? तो यह युक्ति जो है आपके रामानंद की है कि किसी व्यक्ति से उसकी जाति या फिर संप्रदाय मत पूछो कि वह किस कास्ट से है। यहाँ से ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा, ये युक्ति रामानंद की है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थली है? स्वामी विवेकानंद का जन्म पूछा गया है कि कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? यहाँ पर कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि सिख खालसा की स्थापना निम्न में से किसने की? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है यह किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन आप लोग जो है सी राइट आंसर कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 36 नंबर की पारसियों के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की जो वजह डॉट के नियंत्रण को लेकर के थी। तो यह जो दोनों के बीच झगड़ा जो था वह कंधार के नियंत्रण को लेकर के था। ठीक है, आपका देखना है कंधार के नियंत्रण को लेकर के था। और अगला प्रश्न देख लीजिए 37 नंबर है कि डच ने सन 1605 में पहली बार भारत में जो है अपने को कहाँ स्थापित किया? तो यहाँ से गोवा है, सूरत है, गुजरात है, मछलीपट्टनम है, कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर होगा उन्होंने जो मछलीपट्टनम में पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की 1605 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 38 नंबर है कि श्रीरंगपट्टनम निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? ये जो श्रीरंगपट्टनम है तो ये टीपू सुल्तान से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 39 नंबर है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो अजमेर में जो है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी है जो राइट आंसर कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि चार मीनार किसने बनवाई? तो ये चार मीनार जो है वह कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। आपको याद रखना है ये कब बनाया गया था? तो ये 1591 ईस्वी में जो है बनाया गया था। और ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए यहाँ पर बंगाल का शोक पूछा गया है कि किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी। ठीक है, आप लोग ऑप्शन ए राइट आंसर कर लीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर है कि सिकंदर ने पुरु के, देखिए यहाँ पर सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ाई लड़ी? देखिए यहाँ पर पुरु का मतलब जो है यहाँ से पुरु का मतलब क्या हुआ? तो पुरु का मतलब पोरस हुआ। ठीक, और यह जो है लड़ाई जो है झेलम नदी के तट पर लड़ा था। ठीक, चलिए 43 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो यानी कि फर्स्ट अधिवेशन जो है यह किसके सभापतित्व में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था WC बनर्जी के सभापतित्व में। चलिए ऑप्शन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। हाँ देखिए ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा कि WC बनर्जी के सभापतित्व में इसका जो है आयोजन किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण से वस्तुतः ख़त्म हो गई? तो यह ख़त्म हो गया था बाबर के आक्रमण से। ठीक, आप लोग ऑप्शन जो है बी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको बीज गणित के आविष्कार का श्रेय जाता है? तो बीज गणित जो होता है ये आपको आर्यभट्ट से उनका श्रेय जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
प्रश्न है कि हैंसोंग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर, देखिए यहाँ पर सूती वस्त्र के लिए जो सबसे प्रसिद्ध शहर की हम लोग बात करें तो वह मथुरा था, ठीक, हैंसोंग के भ्रमण के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 47 नंबर है कि विलियम हॉकिंस किसके शासन में मुगलों के पत्तनों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे, तो वह मुगल दरबार में आए हुए थे जहांगीर के दरबार में, ठीक, विलियम हॉकिंस तो ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 16, 18, 19, 12, आप लोग आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर होगा पुराणों की संख्या 18 है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे को पहली बार लगाया था किसने, तो ये पहली बार नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा कि इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 50 नंबर है कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता, देखिए यहाँ पर यंग बंगाल आंदोलन के नेता जो है वह हेनरी विवियन डेरिजियो थे। कौन, हेनरी विवियन डेरिजियो। ऑप्शन आप लोग जो है डी आंसर, डी जो है राइट आंसर कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था, एस.एन. बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, यतीन्द्र दास, अरविंद घोष, कौन से हो जाएंगे। इसका राइट आंसर अरविंद घोष जो है यहाँ पर अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 52 नंबर है कि 1943 एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्यों। 1943 आप लोग देखिए 1943 क्यों महत्वपूर्ण था, तो ये महत्वपूर्ण था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी 1943 में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि बंगाल सेना के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था क्यों। बंगाल सेना के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था, ये क्यों किया था। चलिए यहाँ से देख लीजिए यह क्यों किया गया था। तो यह विद्रोह जो किया गया था यह आपको ब्रिटिश ने उससे ग्रीस युक्त कॉटेज का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया था, इसीलिए जो यह युद्ध हुआ था, ठीक है। एक चर्बी वाला करतूस जो होता है इसका, वह इसी के लिए जो है उन्होंने युद्ध किया था। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। 54 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि दिल्ली के पूर्व ब्रिटिश अधिकृत भारत में भारत की राजधानी थी, तो दिल्ली से पूर्व थी कोलकाता, ठीक। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से 55 नंबर जो प्रश्न है कि बंगला गद्य के जनक किसे कहा जाता है, तो देखिए बंगला गद्य का जो जनक है वह कहा जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ठीक। आपको याद रखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो है बंगला गद्य का जनक कहा जाता है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसकी है, तो यह कथन जो है सुभाष चंद्र बोस की है। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिए। और यहाँ से देखिए ये 57 नंबर जो प्रश्न है इस मैथ का है, और इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर आप लोग अनंत कर लीजिए या फिर इसका अपरिभाषित, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है प्रश्न हम लोग का 58 नंबर है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर करिए। इसका आंसर जो है रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। कौन होगा, तो हेनरी विवियन डेरिजियो होगा, ठीक। आप लोग आंसर बी लगा लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए 59 नंबर है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, मेटकॉफ को, ठीक। आपको याद रखना है मेटकॉफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था क्या, तो उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था हरिलाल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ये 61 नंबर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका राइट आंसर जो होगा 20 मीटर होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वाशिंग सोडा निम्न में से किसका एक आम नाम है, तो वाशिंग सोडा यह जो किसका नाम होता है, यह आपको सोडियम कार्बोनेट का होता है, ठीक। आप क्या देखना है सोडियम कार्बोनेट, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन जो है, ऑप्शन यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, ठीक। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए कि पारद जो होता है ये मिश्रण एमालगम होता है, निम्न में से क्या है, तो ये एमालगम जो होता है यह है आपका मिश्र धातु जिसमें मौजूद एक तत्व पारा होता है जिसको अम्लगम कहते हैं, ठीक, अम्लगम। और यहाँ से पारद भी उसी को कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 64 नंबर है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब इसे किसी शहर पर गिराया जाता है तो इसे क्षति पहुंचेगा क्या, तो इसे देखिए यहाँ पर जो न्यूट्रॉन बम से जो क्षति पहुंचता है वह आपको सजीव प्राणियों को मगर भवनों को नहीं पहुंचता है। क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को जो है क्षति पहुंचता है, भवन जो घर होते हैं उनका कोई जो है इस पर रिएक्शन नहीं होता है, ठीक। चलिए 65 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से प्रकाश ऊर्जा जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है, तो यह कौन से प्रक्रिया से, आपका राइट आंसर लगाइए, यह प्रकाश संश्लेषण से होता है, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न है कि क्रोनोमीटर से मापा जाता है क्या? तो क्रोनोमीटर से समय मापा जाता है। ठीक, क्रोनोमीटर से क्या होता है? तो यहाँ पर जो है समय का पता लगाया जाता है जलयानों में। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है। ये नॉटिकल माइल का जो प्रयोग है आपको नेविगेशन में किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न 68 नंबर है कि समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापता है कौन? तो इसको सटीक रूप से एटॉमिक क्लॉक, देखिए यहाँ पर एक एटॉमिक क्लॉक होता है जो समय के सूक्ष्म अंतर को भी मापता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 69 नंबर है कि पेरिस्कोप का कार्य सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये पेरिस्कोप जो होता है आपको केवल परावर्तन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 70 नंबर है कि हार्डवेयर का संबंध है किससे? तो जैसे कि यहाँ से कैलकुलेटर है कंप्यूटर से, एसिड से या फिर भारी धातु से, किससे हो जाएगा? तो हार्डवेयर जो होता है ये आपको कंप्यूटर से संबंधित है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये कंप्यूटर के भाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 71 नंबर है कि स्प्रिंग बैलेंस, देखिए यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है हुक के नहीं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, ये हुक के नियम पर जो होता है ये स्प्रिंग बैलेंस कार्य करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 72 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? देखिए इसमें से क्या है कि 4 कथन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देख लीजिए, दूसरा कथन है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है एवं इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये कथन जो ऑप्शन बी वाला है बिल्कुल सही है। ठीक, बाकी जो कथन है इसमें गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर जो कार्य करता है वो बुनसेन बर्नर जो होता है ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बंदूक का प्रतिक्षेप धक्का निम्न में से किसका उदाहरण है? तो बंदूक का जो प्रतिक्षेप होता है यह उदाहरण है आपका रैखिक समवेग संरक्षण का। ठीक, ऑप्शन डी। प्रश्न हम लोग का 75 नंबर है कि अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में निकलते हैं? जैसे कि 12 से 15, 17 से 30, 34 से 40 और 40 से 45। यहाँ से 12 से 15 जिसको दूध का दांत कहते हैं तो ये 12 से 15। चलिए अगला प्रश्न है कि आकाश या समुद्र की नीलिमा के मापने के यंत्र को डॉट कहते हैं। तो इस नीलिमा जो नीला होता है उसको मापा जाता है साइनोमीटर के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल डॉट होती है और डॉट नहीं अदिश राशियाँ कहलाती है? तो देखिए वह राशियाँ जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 78 नंबर है कि सिस्मोमीटर का डॉट के द्वारा आविष्कार किया गया था। यानी कि सिस्मोमीटर का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? तो ये लुइगी पाल्मिरी के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 79 नंबर है कि फैराडे डॉट की इकाई है। तो ये फैराडे जो होता है ये कैपेसिटेंस की जो है इकाई होता है। ठीक, अगला प्रश्न 80 नंबर है कि भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई जो होता है वो न्यूटन सेकंड होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से हम लोग का 81 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न है कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुने। देखिए यहाँ पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुना, जैसे कि यमुना का आपको पर्यायवाची क्या होता है, समानार्थी क्या होता है? तो आप लोग राइट आंसर यहाँ पर कालिंद कर लीजिएगा, कृष्ण कर लीजिएगा और सूर्य सुता कर लीजिएगा। ये सभी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, 82 नंबर जो प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से डॉट शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये कैसे शब्द बनाए जाते हैं? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, बहुवचन है, फिर पुल्लिंग है और कारक है। तो इन सभी से जो बनाया जा सकता है भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 83 नंबर है कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की एक कृति है? तो यह जो कृति है कन्हैया लाल मिश्रा यानी कि प्रभाकर का जो है यह रचना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 84 नंबर है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? यहाँ पर देखिए किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो यह प्रस्ताव रखा गया था 1964 में। ठीक, 14 सितंबर 1964 को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि टीडी, देखिए यहाँ पर टीडी शब्द का बहुवचन क्या है? तो टीडी शब्द का बहुवचन जो है आपका है टीडी दल होता है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, जैसे कि चिल्का झील, सब्जी, अनानास या फिर बुंदेली। कौन सा जो है इसमें स्त्रीलिंग नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ से आपका राइट आंसर होगा ये जो अनानास है, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न 87 नंबर है कि रचना के आधार पर सरल वाक्य डॉट 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 और डॉट 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 वाक्यों के भेद हैं। तो देखिए यहाँ पर रचना के आधार पर जो संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य जो होते हैं ये क्या बोलते हैं, रचना के आधार पर सरल वाक्य जो होते हैं संयुक्त और मिश्रित वाक्य के भेद होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का 88 नंबर है कि कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ का प्रकट नहीं करता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये रिपु जो है ये नहीं करता है प्रकट। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं 89 नंबर जो प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? जैसे कि नाम बड़े और कथन छोटे, पत्थर की लकीर होना, बल्ब तले अंधेरा और का यहाँ पर कंगाली में चावल गीला। तो कौन सा मुहावरा का इसमें है, मुहावरा के अर्थ है? तो यहाँ से देखिए पत्थर की लकीर होना ये मुहावरा का अर्थ है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 90 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कि बेल शब्द का बहुवचन बताइए। तो बेल का जो बहुवचन होता है वो बेले होता है। ठीक। ऑप्शन आपका सी जो है इसमें करेक्ट हो गया। और तो यहाँ तक हम लोगों ने 90 तक कंप्लीट कर लिया और आज का सेवा हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। और चलिए हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में। और आपका जो अगला वीडियो है कल शाम को 8 बजे पर प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोग कमेंट कर दीजिए कि यह जो सेट 22 है आप लोग इसमें कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। और यदि किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।